जय हिंद दर्शकों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 पीएम महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। दर्शकों, झारखंड में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी ने फिर एक बार बता दिया है कि किस तरह से बीजेपी विरोधी पार्टियों या विपक्षी पार्टियों पर ईडी का कहर जारी है। किस तरह से एक एक करके तमाम राज्यों में जहां पर बीजेपी विरोधी पार्टियां सक्रिय हैं, उनके नेताओं को केंद्रीय एजेंसियां बुला बुलाकर पूछताछ कर रही हैं और कई मामलों में गिरफ्तार कर रही हैं। तो सोरेन की गिरफ्तारी भी उसी कड़ी में से एक है। लेकिन झारखंड के बाद अगर हम महाराष्ट्र की बात करें, तो महाराष्ट्र में भी लगातार बीते 2 हफ्तों से ईडी काफी सक्रिय नजर आ रही है। आज फिर एक बार शरद पवार के पोते रोहित पवार को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पूछताछ के लिए बुलाया है। बीते हफ्ते भी उनसे पूछताछ की गई थी। 12 घंटे तक उन्हें ईडी के दफ्तर में बिठाकर रखा गया था। वो दोपहर को पहुंचे थे और रात करीब 11:30-12 के आसपास उन्हें छोड़ा गया था। आज फिर से एक बार रोहित पवार पेश हो रहे हैं ईडी के सामने। उन पर आरोप है कि उनकी जो कंपनी है बारामती एग्रो, उसने सहकारी शुगर मिलों की खरीद फरोख्त में गड़बड़ी की और उसी सिलसिले में जांच हो रही है। उनके 6 ठिकानों पर छापेमारी भी की गई थी। तो रोहित पवार पहुंच रहे हैं ईडी के दफ्तर। अच्छा, रोहित पवार के जो चाचा लगते हैं अजीत पवार, और जो शरद पवार के भतीजे लगते हैं, उन अजीत पवार का मामला बड़ा अलग है और बड़ा दिलचस्प है। इससे पहले कि हम आगे बात करें, मैं आपको अजीत पवार की कहानी बता देता हूं। आज ही एक खबर आई है कि अजीत पवार के खिलाफ महाराष्ट्र पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ईओडब्ल्यू ने मामला वापस ले लिया है। उन्हें क्लीन चिट दे दी है, केस बंद कर दिया है उनके खिलाफ। तो यहां पर बात दिलचस्प यह है कि अजीत पवार जब सत्ता के बाहर होते हैं, यानी कि जब विपक्ष में होते हैं, तो उनके खिलाफ मामला दर्ज होता है। फिर वो सत्ता में आ जाते हैं तो पुलिस उस मामले को बंद कर देती है। फिर वो वापस विपक्ष में चले जाते हैं तो पुलिस फिर से उस मामले को खोल लेती है। और फिर जब वो वापस सत्ता में आ जाते हैं तो फिर पुलिस उस मामले को वापस बंद करने की अर्जी डाल देती है कोर्ट में। और इस मामले में ऐसा ही हुआ है। दरअसल मामला साल 2019 का है, जब राज्य में बीजेपी शिवसेना की सरकार थी और अजीत पवार तब अविभाजित एनसीपी में थे और विपक्ष में थे। तब बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया कि जो सहकारी मिले हैं उनकी खरीद फरोख्त में अनियमितताएं हुई हैं और उसमें अजीत पवार समेत 70 लोगों को दोषी बनाया गया था, आरोपी बनाया गया था उसमें, और ये जांच चल रही थी। लेकिन 2019 में सत्ता में उलटफेर हो गया। बीजेपी विपक्ष में चली गई और सत्ता में खुद अजीत पवार आ गए। अजीत पवार उप मुख्यमंत्री बन गए, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, महाविकास आघाड़ी की सरकार आ गई। और जो गृह मंत्रालय भी था, जिसके अंडर में इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग आता है, वो एनसीपी के हिस्से ही आया। अनिल देशमुख तब गृह मंत्री थे। तो क्या हुआ, इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ने अदालत में अर्जी डाल दी कि हम इस मामले को बंद कर रहे हैं, इसमें कुछ भी मिला नहीं है अजीत पवार के खिलाफ। ठीक है, अजीत पवार को बड़ी राहत मिली। लेकिन उसके बाद जून 2022 में शिवसेना में बगावत हो गई, ठाकरे सरकार गिर गई, एनसीपी सत्ता से बाहर हो गई, अजीत पवार फिर से विपक्ष में आ गए। तो फिर ठीक 2 साल के बाद फिर से इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ने अदालत को कहा कि नहीं, हम अजीत पवार की फाइल फिर खोलना चाहते हैं, फिर से उसमें जांच करेंगे, हमें उसमें गड़बड़ी नजर आ रही है। फिर से जांच शुरू हो गई। अब ये जांच 2022 से 2023 तक चल रही थी, लेकिन 2023 में खुद अजीत पवार ने ही बगावत कर दी एनसीपी में, और अजीत पवार ने बीजेपी के साथ हाथ मिला लिया। जो राज्य में सरकार आई शिंदे और बीजेपी की, उसमें वो हिस्सा हो गए, उप मुख्यमंत्री बन गए। तो फिर वापस से अब जनवरी में अदालत में अर्जी डाल दी गई कि हम उस मामले को बंद करना चाहते हैं। तो क्या समझे, अजीत पवार सत्ता के बाहर तो मामला चालू, अजीत पवार सत्ता के अंदर तो फाइल बंद, फिर सत्ता के बाहर तो मामला चालू। तो अभी फिलहाल फाइल बंद करने की बात हुई है। अब हाइपोथेटिकली मान लीजिए कि अगर कल को अजीत पवार वापस विपक्ष में चले जाते हैं और बीजेपी सत्ता में रहती है, तो फिर से एक बार फाइल खुल सकती है। हालांकि अभी जो अर्जी दी गई है इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग की ओर से, उस अर्जी पर अदालत को फैसला लेना है कि क्या वाकई में मामला वापस लिया जाए। लेकिन जब एक बार पुलिस ही कह रही है कि हमको कुछ मिला नहीं इसमें, हम जांच आगे नहीं बढ़ाना चाहते, तो फिर अदालत ज्यादा कुछ कर नहीं सकती। तो देखते हैं अदालत क्या करती है।
अब ये जो इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ने अजीत पवार पर केस दर्ज किया था, तो उसी आधार पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने भी केस दर्ज कर लिया था अजीत पवार पर सबसे शुरुआत में। अब जब मूल केस ही नहीं रह जाएगा, यानी कि जब मूल केस, जो मुंबई पुलिस वाला केस ही जब बंद हो जाएगा, तो ऐसे में फिर ईडी वाला केस कहां टिकता है? ईडी वाला केस भी बंद होना पड़ेगा। तो इस तरह से अजीत पवार फिर मुक्त हो जाएंगे। तो ये खेल है। ये सिर्फ अजीत पवार के साथ ही नहीं हुआ है, और भी नेताओं के साथ, अविभाजित शिवसेना और अविभाजित एनसीपी के कई नेताओं के साथ ऐसा खेल हो चुका है। भावना गौली, शिवसेना की सांसद, उनको एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का नोटिस आता था, उनको हाजिर होने के लिए कहा जाता था, लेकिन जब वो शिंदे के साथ बगावत करके बीजेपी के साथ जब शिंदे ने हाथ मिला लिया, सत्ताधारी पक्ष की हो गई, तो फिर सब बंद हो गया। हालांकि मामला भी वापस नहीं लिया गया है, सिर्फ ईडी की कार्रवाई बंद हुई है। प्रताप सरनाइक, मुंबई के पड़ोसी शहर ठाणे के विधायक, उनके खिलाफ भी ईडी की कार्रवाई जारी थी, लेकिन जैसे ही शिंदे गुट में गए, कार्रवाई बंद। लेकिन जो लोग शिंदे के साथ नहीं गए, उनको जेल जाना पड़ा। ईडी ने कई लोगों को जो है पूछताछ के लिए भी बुलाया, कईयों को जेल भी भेजा। संजय राउत इसकी एक मिसाल है। नवाब मलिक इसकी मिसाल है। अभी हाल ही में उनकी जमानत बढ़ाई गई, जमानत पर बाहर चल रहे हैं, और उनके बारे में भी ये कहा जा रहा है कि अब वे भी सत्ताधारी गुट यानी कि अजीत पवार के साथ शामिल हो जाएंगे। उनके बारे में हालांकि औपचारिक तौर पर अभी तक ये नहीं बताया गया है कि वो शरद पवार के साथ में होंगे, अजीत पवार के साथ। लेकिन जब बीते दिसंबर को शीतकालीन सत्र चल रहा था, तब नवाब मलिक अजीत पवार गुट के साथ आके बैठे थे। तो अगर वो अजीत पवार गुट के साथ आके बैठ जाते हैं, तो फिर हो सकता है कि ईडी उन पर भी रहम खा लेगी और फिर वे भी मुक्त हो जाएंगे। तो यही चर्चा चल रही है सियासी गलियारों में। इस वक्त जो महाराष्ट्र में ईडी की सक्रियता चल रही है, उसमें कई नेता निशाने पर हैं। सूरज चौहान, जो आदित्य ठाकरे के करीबी थे, युवा सेना के नेता, उनको गिरफ्तार किया गया है। रविंद्र वायकर, जो उद्धव ठाकरे के करीबी हैं, उनको बुलाया गया पूछताछ के लिए, उनसे पूछताछ हुई। 8-9 घंटे उनको भी बुलाकर रखा गया। किशोरी पेडनेकर, जो मुंबई की मेयर रह चुकी हैं, उनसे ईडी पूछताछ कर रही है। तो लगातार ईडी की दबिश महाराष्ट्र में जारी है, लेकिन बार बार ईडी ये जता भी देती है कि जो भी सत्ताधारी पक्ष से जुड़ जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई नरम पड़ जाएगी, या फिर कहें कि एक तरह से बंद पड़ जाएगी। अजीत पवार इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। मैंने आपको अभी कहानी सुनाई। तो खैर, जो भी होता है महाराष्ट्र की राजनीति में, उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप भी अपनी नजर बनाए रखें 4 PM महाराष्ट्र पर। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।